नमस्कार दोस्तों, 90 डिग्री देख रहे सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। राज्यसभा चुनाव से उपजी जो रार है, अब इसकी आंच नेताओं के अंदरूनी घरों की दीवारों को हिला रही है। दोस्तों, जो मेवात से विधायक हैं मोहम्मद इजराइल, उनके बेटे हैं जो नजीम चौधरी, उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही खुली बगावत का ऐलान करते हुए ये कह दिया है कि वो अपने पिता से आगे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उनके पिता की जो संपत्ति है वो उससे भी किनारा करते हैं। दोस्तों, नजीम चौधरी ने इस मौके पर यह कहा है कि उनके पिता से उन्होंने पूछा था कि क्या उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से अपने सारे संबंध, सारे रिश्ते हैं वो खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, नजीम चौधरी ने जो कहा है उससे आप समझ सकते हैं कि उनको लेकर, उनके परिवार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उससे ये युवा कितना आहत हुआ होगा। दोस्तों, नजीम चौधरी ने कॉल खाते हुए ये कहा है कि पिछली 5 पीढ़ियां उनका जो परिवार है वो वफादार रहा है, लेकिन आज जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो बहुत आहत हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी के चाल चरित्र को भी उजागर करते हुए कहा कि लगातार बीजेपी के लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, पार्टी में बड़े पद का उन्हें लालच दिया जा रहा है, लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो वफादार हैं और वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही हैं, रहने वाले हैं। दोस्तों, आज से पहले शायद ऐसा नहीं हुआ था कि अगर किसी ने अपनी पार्टी के साथ ऐसा किया है या कोई दल बदला है तो उसके परिवार में उसके बेटे ही उसकी इस तरीके से मुखालफत करने लगे। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में कि पुत्र ने, अपने पिता ने जो किया है उसके ऊपर है, अपनी राहें हैं अलग कर ली हैं, जुदा कर ली हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि राज्यसभा की लड़ाई है अब इन विधायकों के घरों के अंदर तक जा चली है। दोस्तों, दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। सीआईडी की तरफ से मीडिया को ये प्रोग्राम है वो बताया जा चला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो कुलदीप का हसनपुर में फार्म हाउस है उस पर आने वाले हैं उन्हें मनाने के लिए। दोस्तों, उस पर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं पहले दिन से ही चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद है इससे गिरने वाला है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वक्त का तगाजा है। राजनीति में कभी कभार झुकना भी पड़ता है। दोस्तों, लेकिन आज भूपेंद्र हुड्डा आएंगे, कुलदीप मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वो बाद की बात हो सकती है, लेकिन किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी है इन हालातों को संभालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ रामकृष्ण गुर्जर हैं, वो लगातार अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, शैली चौधरी भी कह रही हैं कि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है बेवजह। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ इस तरह की गद्दारी नहीं की है। दोस्तों, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, ये होते कौन है हमारा फैसला करने वाले। शैली चौधरी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। वो कह रही हैं कि उनका फैसला नारायणगढ़ की जनता है वो करने वाली है। दोस्तों, देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि रामकृष्ण गुर्जर और उनकी जो धर्मपत्नी है शैली चौधरी, लगातार उन्हें अलग अलग तमके दिए जा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। दोस्तों, लेकिन आप ये देखिए कि रामकृष्ण गुर्जर भी और शैली चौधरी भी लगातार इन बातों को फेस कर रहे हैं। दोस्तों, उनका भी परिवार होगा, उनके भी बेटा बेटी हैं और लगातार अगर उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है तो आप भी किसी के पिता, आपके भी कोई बेटा बेटी होंगे तो आप सोच सकते हैं उनका दर्द आखिरकार क्या है। तो ऐसे में यकीनन अगर कोई दोषी है तो वो दूध का दूध पानी होना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है दोस्तों तो उन लोगों से इस पार्टी को ही माफिया मांगनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ जर्नैल सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत चंगे बंदे सी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जो ये उनकी लाइन है ना उसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, कि किस तरह कांग्रेस में हर शाख पर उल्लू बैठा है। एक शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कांग्रेस को तो बर्बाद करने के लिए उनके आलाकमान जो नेता हैं वही काफी थे, लेकिन अब देखिए कांग्रेस की स्थिति, यहां पर हर शाख पर उल्लू है वो बैठा हुआ है। दोस्तों, हालांकि पार्टी के जो प्रभारी हैं यहां पे बीके हरिप्रसाद और जो हुड्डा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इन 5 लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, इन 5 लोगों ने हमें धोखा दिया है। उसमें कोई शक शुबा है दोस्तों, नहीं होता है, लेकिन अगर ये विधायक अपने बचाव में कुछ कह रहे हैं तो इन्हें भी यकीनन सुना जाना चाहिए। अब ये चर्चा दूसरी तरफ मुड़ चली है। अब खुलकर लोग कह रहे हैं कि जो एक जैसी जैकेट पहनते हैं, एक जैसी टी शर्ट पहनते हैं, ये
कारगुजारी उन लोगों की भी हो सकती है इस सारे मामले के पीछे दोस्तों। और कांग्रेस के हालात आप देख सकते हैं। कुलदीप वत्स को लेकर हुड्डा साहब ने यह कह दिया था ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कुलदीप वत्स किस तरीके से निचलाए नहीं बैठे इस मामले पर, और आज हुड्डा साहब हैं उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं। मेवात में जो आज पहुंचे आप देख सकते हैं दोस्तों। नजीम चौधरी ने जो कदम उठाया दोस्तों, इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मेवात की जनता कितनी खुददार है, और पहली बार बीजेपी मेवात में अपना सियासी मौका तलाश रही है। दो विधायकों ने, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल हो, उन्होंने सतीश नांदल को वोट दी है। जाहिर तौर पर बीजेपी की शह पर ही यह सारा खेल हुआ है। और नजीम चौधरी ने कहा है कि जो डीसी हैं, जिले के जो आला अधिकारी हैं, वो मुलाकात के लिए आए दोस्तों। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के विधायक से मुलाकात के लिए कैसे आते हैं। मेवात का अगर आप सिनेरियो देखेंगे ना, तो मेवात में जो कांग्रेसी विधायक है, मेवात की आम जनता है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई थी दोस्तों, तो हमें मौका मिला था उसको कवर करने का, वहां की जनता से भी रूबरू होने का। मेवात की जनता के अगर आप अक्स को अगर आप देखते ना, तो उसमें बीजेपी के लिए कोई भी जगह आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। पहले जिक्र करते हैं वो इनेलो पार्टी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, अब वो जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन उनके दिलों में भाजपा दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। मेवात की जनता भी इससे आहत है, और शायद नजीम चौधरी जानते हैं कि मेवात का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, इसलिए वो अपने पिता के खिलाफ भी है, उन्होंने मोर्चा है अलग से खोल दिया है। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, चल रहा है दोस्तों। भाजपा मौका तलाश रही है कि पहली बार उसे अपनी सियासी जड़ें जमाने का मौका है, वो मेवात में है, वो मिलेगा, लेकिन शायद नजीम चौधरी जैसे युवा हैं, भाजपा को यह मौका है वो नहीं देने देंगे दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोस्तों, मेवात की जनता लगातार कह रही थी कि हम यहां से सारी की सारी सीटें कांग्रेस को देंगे। आप रोहतक और जो आसपास का एरिया है, हमारी निगाहें तो आप लोगों पर हैं कि आप लोग क्या करेंगे दोस्तों। और हुआ भी जो का त्यों। मेवात के लोग जो कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, वो ऐसे का ऐसा करते हैं हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ी परेशानी है कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई है। मेवात में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है दोस्तों। मेवात की चारों सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एक आध रैली से भी उसका काम चल जाता है। तो आप ये देखिए कि भाजपा ने किस कदर कांग्रेस के अंदर सेंधमारी कर दी है, और कांग्रेस में हर शाख पर अब उल्लू बैठा हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो चिंगारी लग रही है कि आखिर कहां जाकर किस तरीके से है इसे बुझाया जाए दोस्तों। 5 लोग कह रहे हैं कि हमें गलत फंसाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन्हें फंसाया जा रहा है दोस्तों। अब ये देखिए, कुछ तो दाल में काला नजर यहां पर आ रहा है। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है, बीजेडी बीजू जनता दल है, उन्होंने अपने 6 विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था दोस्तों, उससे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता है दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा में उनके 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी दोस्तों। उड़ीसा कांग्रेस ने उन लोगों को लात मारकर है अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया दोस्तों। लेकिन हरियाणा कांग्रेस क्या कर रही है? यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इस पर डिसीजन लेने वाली है दोस्तों। तो क्या कांग्रेस आलाकमान इतनी भी कुव्वत नहीं रखती या इतना भी मादा नहीं रखती कि उसके जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, जब उन्होंने नाम भेज दिया है, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान क्या इतनी कमजोर हो चली है दोस्तों? अब आप यह सोचिए कि हरियाणा से दिल्ली का रास्ता ज्यादा दूर है या उड़ीसा का रास्ता ज्यादा दूर है। जब कांग्रेस आलाकमान उड़ीसा जो सबसे ज्यादा दूर पड़ता है यहां से, वहां तक भी उसकी निगाहें थी और उन पर कार्रवाई कर दी दोस्तों। तो हरियाणा, दिल्ली तो हरियाणा के अंदर समाई हुई है, कांग्रेस आलाकमान हरियाणा के ज्यादा नजदीक पड़ती है दोस्तों, अगर आप दूरी भी देखेंगे, अगर किलोमीटर में इसे देखें तो। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे सियासी तमाशे को बारीक निगाहों से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर राहुल गांधी को पल बाई पल की हर रिपोर्ट है दी जा रही है दोस्तों। देखिए, किसी भी चीज के लिए अफवाहें बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होती हैं दोस्तों। अफवाहें बहुत बड़ा डैमेज कर सकती हैं। 1971 के वार का उदाहरण मैं यहां पर आपको कोड करना चाहूं तो, भारतीय जो सेना के पैरा ट्रूपर्स से कहते हैं कि वो 500, 1000, 2000 की संख्या में ही उतरे थे ढाका के आसपास। लेकिन बीबीसी ने उस दरमियान एक खबर, एक पुराना फोटो छाप दिया था कि जो भारतीय सेना है, ढाका के इर्द गिर्द 5000 से ज्यादा पैरा ट्रूपर्स हैं, उनको ड्रॉप किया है दोस्तों। जो जनरल नियाजी थे, उन्होंने जब बीबीसी की इस खबर को सुना, उन फोटो को देखा दोस्तों, तो जनरल नियाजी का मनोबल टूट गया था और पूरी पाकिस्तानी सेना बिखर गई थी। अफवाहें बहुत बड़े उदाहरण हैं अफवाहों के कि जिससे अफवाहें क्या कर सकती हैं। अब हुड्डा परिवार को लेकर ये अफवाहें चलने लगी हैं कि ये सारा सियासी खेल क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पर्दे के पीछे है वो रचा दोस्तों।
ये आंच लगातार अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही वो आ रही है दोस्तों। अफवाहें अलग अलग चल रही हैं। अब ये अफवाहें भी चलने लगी हैं कि कांग्रेस जो आला कमान है अब कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की बजाय किसी और को हरियाणा में आगे बतौर भविष्य के तौर पर आगे कर देगा। इस मामले को लेकर दोस्तों आला कमान यहां भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो बारीकी से देख रहा है आला कमान। और शायद हुड्डा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस तरीके से तेवर थे, जिस तरीके से वो आक्रामक थे, अक्खर थे, अगर दीपेंद्र हुड्डा की चलती तो इन 5 विधायकों को उसी दिन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते। उन्होंने तो कह भी दिया था कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए दोस्तों, लेकिन हुड्डा साहब ने जो कहा कि आला कमान के पास नाम भेज दिए गए हैं, इससे यह साबित होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली से हुड्डा साहब को फोन किया है और यह कहा है कि इस मामले में कुछ भी कहने से आप बचिए और आप सिर्फ इतना कहिए कि जो पार्टी आला कमान दिल्ली के अंदर मौजूद है वो इस मामले पर कार्रवाई करेगी दोस्तों। और हो सकता है कि दिल्ली आला कमान इन 5 विधायकों से भी निजी तौर पर संपर्क में हो और हर तरीके से डीएनए कांग्रेस आला कमान भी कर रही हो कि क्या इसमें वाकई में कुछ झोलझाल हो सकता है। ये तमाम चीजें इस मामले में उठकर सामने आ रही हैं दोस्तों। चुनाव हो गया, बीजेपी का पहुंच गया, कांग्रेस का पहुंच गया, लेकिन अब धीरे धीरे इनेलो को इस मुद्दे पर घसीटा जा रहा है दोस्तों। देवेंद्र कादियान कह रहे हैं कि जो सतीश नांदल का नामांकन भरवाने के लिए इनेलो के दोनों विधायक मौजूद थे और इनेलो की तरफ से हमें श्योरिटी दी गई थी कि सतीश नांदल को वो वोट देंगे। दोस्तों एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं अगर इनेलो ने ऐसा किया है तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को किसान कमेरे का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी से केवल इसलिए दिक्कत है कि आखिर किसान कमेरे का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी या अभय सिंह चौटाला में आखिर इतना दिमाग कैसे आया कि उनके साथ ही सियासी खेल है इनेलो पार्टी ने आखिरकार कैसे कर दिया दोस्तों। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी शायद अभय सिंह चौटाला की इस रणनीति को पचा नहीं पा रही हैं कि आखिर 2 विधायकों वाली पार्टी उनके साथ आखिरकार ऐसा है दोस्तों क्या कर सकती है। क्या ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये सोचती हैं कि किसान कमेरे का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, क्या अभय सिंह चौटाला राजनीति को नहीं जानते हैं दोस्तों? अभय सिंह चौटाला पर लगातार हमलावर हो रहे हैं दोस्तों। इनेलो ने दोस्तों लगातार सियासी धोखे पर धोखे ही खाए हैं, लेकिन इनेलो को अगर धोखा मिलता है तो सही है, लेकिन अगर इनेलो थोड़ी सी भी राजनीति अगर इन लोगों के खिलाफ कर दे तो ये देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग से इनेलो को कोस रहे हैं, देवेंद्र कादियान अलग से इनेलो को कोस रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की फेसबुक आईडी पे आप जाइए वो अलग से इनेलो को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने स्तर पर इनेलो को बदनाम करने में कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ इनेलो ने ये बड़ा उलटफेर कर दिया है और इनेलो पार्टी की जो इमेज है इस मामले को लेकर है दोस्तों बहुत बूस्ट करने वाली है और इनेलो को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आंकड़ों में अगर देखें तो 7 से 8% वोट बैंक है इनेलो ने दोस्तों इससे गेन किया है। कांग्रेस का वोट बैंक बहुत घटा है और बीजेपी की साख पर बहुत ज़्यादा बट्टा है इस मामले से लगा है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि बीजेपी आम जनता में जाने की बजाय दोस्तों इस तरह की रणनीति का खेल ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश भर में खेल रही है दोस्तों। अब पूरे प्रदेश की आज निगाहें हैं कि हुड्डा साहब से जब कुलदीप की मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन जो ये अब आंच है ये विधायकों के घरों के अंदर दस्तक दे चली है दोस्तों, लगातार बैल बजा रही है ये विधायकों के दरवाजे पर ये जो मुद्दा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इनके परिवारों में भी अब मतभेद आ चला है दोस्तों। ये पहली बार हो रहा है सियासत में। देखिए विधायक बनते बिगड़ते रहते हैं, विधायक अपनी पार्टी को छोड़ते रहते हैं, पार्टी में घर वापसी करते रहते हैं दोस्तों, ऐसा होता है हमेशा इंडिया की राजनीति में। लेकिन अगर परिवार के अंदर ही अगर आपके बेटे या आपकी बेटियां या आपके रिश्तेदार ही आपको अगर शक की निगाहों से देखने लगे दोस्तों, चाहे वो विधायक हो चाहे वो बेशक से प्रधानमंत्री हो दोस्तों, आप शायद मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आपके हालात क्या होंगे। शायद मोहम्मद इजराइल के साथ यही बन रहा है और नजीम चौधरी जैसे युवा दोबारा से इस बात की पुख्ता तस्दीक करते हैं कि आज भी ऐसे युवा हैं दोस्तों। नजीम चौधरी इस बात को भी दोबारा से साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इतिहास में आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो खानवा की जो लड़ाई थी जिसमें बाबर आया हुआ था और बाबर ने इस्लाम की दुहाई दी, बाबर ने मुसलमान होने की दुहाई दी जो हसन खां मेवाती हैं उन्हें, लेकिन हसन खां मेवाती ने ये कहा कि आप आक्रांता हो। और हसन खां मेवाती और मेवात के जो लड़ाके थे वो राणा सांगा की तरफ से उस जंग में लड़े थे दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था। तो जो नजीम चौधरी हैं कहीं ना कहीं वो युवा हैं, आज भी उस बात को साबित करते हैं कि मेवात की जनता का असली डीएनए क्या है या मेवात की जनता इस माटी के प्रति कितनी समर्पित है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस तमाम मुद्दे को लेकर? 90 डिग्री को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। शुक्रिया।